नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल टीचर्स वाला पर स्वागत है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो दोस्तों हम लोग हिंदी पेडागोजी की एक क्लास पढ़ लिए है, आज दूसरी क्लास को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें से 15 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं पेडागोजी में। बाकी पेडागोजी कवर होने के बाद में आप सभी को पैसेज की प्रैक्टिस कराई जाएगी, जिससे आपका हिंदी में 30 में 30, ईवीएस में 30 में 30 और साइकोलॉजी में 30 में 30 कराने का प्रयास किया जाएगा। उसके बाद में मैथ पेडागोजी भी कराई जाएगी। तो हम लोग दोस्तों देखते हैं आगे एनसीएफ के बारे में। एनसीएफ क्या कहता है बच्चों के बारे में? तो एनसीएफ के बारे में देखते हैं। एनसीएफ भी कहता है कि बच्चे को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा का प्रयोग करने का अवसर दिया जाना चाहिए, क्योंकि वह स्वाभाविक है और सरल प्रक्रिया है। बच्चे अपने भाषा को मातृभाषा में अगर प्राथमिक स्तर पर बोलते हैं तो उन्हें अवसर देना चाहिए, क्योंकि उसके थ्रू वो अपने भाषा को आसानी से प्रकट कर सकते हैं, अपने विचारों को किसी के समक्ष व्यक्त कर सकते हैं। बच्चे को स्वयं को अभिव्यक्त करने देंगे अपनी मातृभाषा में। ये हो गया। मातृभाषा प्रयोग करने की वजह से बच्चे की भाषा में क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव हो सकता है। जैसे सड़क को सड़क बोलना, सड़क को सड़क बोलना। जैसे कहीं कहीं बच्चा सड़क को सड़क बोलता है, रा को रा बोलता है। यह एक स्वाभाविक है, क्योंकि उसकी मातृभाषा है। उसको वहाँ पे डांटेंगे नहीं, क्योंकि उसको मातृभाषा वो वही सीख के आया है। धीरे धीरे वो प्राथमिक स्तर से जब अपर लेवल में जाएगा तो सीखना बोलना सीख जाएगा। क्योंकि मातृभाषा और बहुभाषिकता को स्वीकार करना चाहिए कक्षा में, क्योंकि बच्चे कई बच्चे होते हैं, सबकी अलग अलग मातृभाषा होती है और उसे अपने कक्षा में स्वीकार करना चाहिए। सभी बच्चों को अपनी मातृभाषा में बोलने का अवसर देना चाहिए। फिर आते हैं भाषा के विविध रूप। मातृभाषा जो है बच्चे की पहली भाषा है। मातृभाषा क्या दोस्तों? बच्चे की पहली भाषा है। ये चीज हो गया। यहाँ पे राष्ट्रभाषा क्या है? कोई नहीं, संवैधानिक तौर पर हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि हिंदी भाषा क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज है, यानी राजभाषा है, लेकिन राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक, तो भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी है। ये हो गया आपका, एक मिनट, ये हो गया। भारत 1963 के ओएलए मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के तहत आर्टिकल 343(1) के भारत जो है, भारत की भाषा क्या है? भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी है। आर्टिकल 343(1) ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के तहत भारत की राजभाषा क्या है दोस्तों? हिंदी है। मानक भाषा जो है शिक्षा व कार्यालयी प्रयोग की भाषा, जो मानक भाषा है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज। आपका अगर क्या बोलते हैं, सीटेट में भी स्टैंडर्ड लैंग्वेज आता है मानक भाषा। ये क्या होता है? निगेटिव टैग वर्ड में माना जाता है। इसको आप लोग अगर यहाँ रहेगा, अगर निगेटिव आंसर पूछेगा तो मानक भाषा को मानेंगे, अगर पॉजिटिव आंसर रहेगा तो मानक भाषा को नहीं मानेंगे। सही, ये आपको प्रैक्टिस करते हुए समय सिखाया जाएगा, बताया जाएगा। तो दोस्तों भारत की जो राजभाषा है उसको आर्टिकल 343(1) में दिया गया है, ये यहाँ पे दिया है। और इसको क्या बोलते हैं? ओएलए ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के तहत 1963 में। भाषा सीखने के चरण देखते हैं हम लोग। भाषा सीखने के चरण। जब बच्चा कूकना है, यानी 6 सप्ताह तक कूं कूं बोलता रहता है। जब बच्चा जन्म लेता है शुरू में तो बोल नहीं पाता है, अपनी विचारों को कू कू करके बोलता है। बलबलाता है 6 माह बाद, थोड़ा थोड़ा बोलने का प्रयास करता है। जब बच्चा 1 साल का हो जाता है तो एक शब्द बोल पाता है। क्या बोलता है? अधिकतर माँ बोलता है। मम्मा, माँ मतलब पा वर्ग, पापा पापा माँ, जो पा वर्ग होता है, इन्हीं में से शब्दों को पहले बोलना शुरू करता है। जो टेलीग्राफिक व 2 शब्द चरण, जैसे 18 माह से 24 माह, बच्चा जब 1.5 साल से 2 साल के बीच में होता है तो 2 शब्दों का उच्चारण करने लगता है, जैसे पानी, मम्मा, पापा, दादी। इन लोग जो घर में सदस्य सुनता है वो धीरे धीरे बोलने का प्रयास करने लगता है।
लंबे उच्चारण क्या करता है, तो पूरा वाक्य लगभग बोलने लगता है। 2 साल से 4 साल के बीच में बच्चा होता है, वो पूरे वाक्य को बोलने लगता है या बोलने का प्रयास करने लगता है। प्रोफेसर स्मिथ के अनुसार 1 साल में बच्चा क्या बोलता है, 3 शब्दों को बोल पाता है। कितने शब्दों को बोल पाता है, 3 शब्दों को। 1 मिनट लॉक कर देता हूँ। 1 साल में बच्चा 3 शब्दों को बोल लेता है। 2 साल में कितने 272 शब्द का इस्तेमाल कर सकता है, बोल सकता है बच्चा। 272 शब्दों को बोल सकता है। और 5 साल में 2072 नहीं, लगभग लगभग सभी शब्दों को बोलने लगता है बच्चा। भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियां आते हैं। ये पॉजिटिव टैग वर्ड में आएगा, निगेटिव टैग वर्ड में, कि भाषा के शिक्षण की क्या विधि है, इसको सीखने का क्या नियम है, ये आसानी से इससे आप लोग सीख सकें। तो भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियों में देखते हैं व्याकरण विधि। नमक छोड़ दो तो चिंता अच्छा होगा। तो भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियां हम लोग देखते हैं। तो भाषा शिक्षण की कितनी विधियां देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है, 7 विधियां हैं। ठीक है, इसको 1 मिनट लॉक कर देता हूँ। तो व्याकरण विधि कौन सी विधि, पहले हम लोग देखते हैं व्याकरण विधि, ये चीज। तो इस विधि के अंतर्गत अन्य भाषा के नियमों को कुछ शब्दों के साथ सिखाया जाता है और याद कराया जाता है। इसके बाद शब्द संयोजन और व्याकरणिक नियमों के आधार पर अभ्यास कराए जाते हैं। क्योंकि भाषा के अंतर्गत अन्य भाषाओं के नियमों को कुछ शब्दों के साथ सिखाया जाता है और याद कराया जाता है। जैसे किसी शब्दों को सीखना और उसका संयोजन, शब्द संयोजन और व्याकरण नियमों के आधार पर अभ्यास कराए जाते हैं। जैसे शब्दों को क्रम से लगाना व्याकरण के नियम में ही आते हैं। फिर देखते हैं व्याकरण अनुवाद विधि। क्या है व्याकरण अनुवाद विधि, उसके आगे हम लोग देखते हैं। व्याकरण अनुवाद विधि में जो यह विधि 19वीं शताब्दी के अंत तक परंपरागत यानी ट्रेडिशनल और मान्य विधि के रूप में प्रचलित है। ये विधि, इसमें व्याकरण और अनुवाद 2 विधियां परस्पर संयोजित हैं। व्याकरण और अनुवाद, जैसे किसी भाषा को बोला गया मतलब सुव्यवस्थित सुसंगठित, मतलब उसको क्रमबद्ध करके उसके नियमों का पालन करके किसी भाषा को हम लोग बोलते हैं। ठीक उसी का अनुवाद दूसरी भाषा में, यानी उसी को दूसरी भाषा में कहने को ही अनुवाद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, व्याकरण अनुवाद विधि कहते हैं। जैसे मान लीजिए राम स्कूल जाता है, तो इसको अंग्रेजी में बोलेंगे तो क्या होगा, अनुवाद विधि, क्योंकि इसका इंग्लिश क्या होगा, राम गोज टू स्कूल। राम स्कूल जाता है, ये हिंदी होगा। इसका अनुवाद क्या हुआ, राम गोज टू स्कूल, तो क्या हुआ, अनुवाद हो रहा है। तो यहाँ व्याकरण के नियमों का पालन भी हो रहा है और अनुवाद भी हो रहा है, तो व्याकरण अनुवाद विधि हो गया। फिर एक प्रत्यक्ष विधि होती है। प्रत्यक्ष विधि हम लोग देखते हैं, ये जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षा में हर साल पूछा जाता है। प्रत्यक्ष विधि को बोल सकते हैं आगमनात्मक विधि, ठीक, डायरेक्ट मेथड, जो बच्चों के सामने होता है। इस विधि में जो बच्चा है व्याकरण के नियम को ज्ञान कराए बिना उसको सिखाया जाता है, व्याकरण उसको सिखाया जाता है। इस विधि में बालक की मातृभाषा होती है। जो प्रत्येक विधि होती है, इस विधि में क्या है, बच्चे की मातृभाषा होती है। बिना किसी माध्यम के किसी भाषा को माध्यम बनाए ही उसे सिखाया जाता है। इस विधि में बातचीत के माध्यम से अधिक सीखने पर बल दिया जाता है, यानी बच्चे को वार्तालाप के माध्यम से ही सिखाने का प्रयास किया जाता है, जिससे वह प्राकृतिक रूप से सीखता है और एक्टिव रूप से भाग लेता है। इस विधि में इसे जो बच्चा सुनता है श्रव्य दृश्य सामग्री कह सकते हैं, श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करता है। यानी व्याकरण अनुवाद विधि की अनेक सीमाओं के कारण प्रत्येक विधि का आविर्भाव हुआ, क्योंकि यहाँ से व्याकरण नियम के बाद क्या आया, व्याकरण अनुवाद विधि की अनेक सीमाओं के कारण
प्रत्यय विधि का आविर्भाव हो गया यहाँ पे। इससे मौखिक वार्तालाप विधि कहा जाता है, जिसे मौखिक वार्तालाप विधि इसलिए कहा जाता है क्योंकि मौखिक वार्ता होती है, बच्चे की मातृभाषा में होती है, डायरेक्ट भाषा जो होती है। इस विधि में बच्चे की मातृभाषा का प्रयोग किया जाता है, लेकिन उनके लक्ष्य का भाषा को आधार बनाया जाता है। ठीक है, मातृभाषा का मध्यस्थता भी नहीं बनाई जाती है। फिर आते हैं सम्मिश्रण विधि। कौन सी विधि? सम्मिश्रण विधि। सम्मिश्रण विधि। सम्मिश्रण विधि में देखते हैं, इस विधि में कम्युनिकेटिव मेथड जिसे बोलते हैं, प्रत्येक विधि की प्रक्रिया को शुद्ध बनाते हुए संप्रेषण परक विधि का प्रयोग हुआ। संप्रेषण परक विधि का प्रयोग हुआ। भाषा प्रयोग सीखने में ही भाषा की संरचना होती है। भाषा प्रयोग सीखने में ही भाषा की संरचना होती है। यह स्वाभाविक रूप से भाषा के प्रयोग पर बल देती है और संप्रेषण के माध्यम से भाषा सीखी जाती है। आते हैं आगमन विधि। आगमन विधि क्या होता है? इंडक्टिव मेथड। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं आगमन विधि। मान लीजिए आगमन विधि में किसी बच्चे को कुछ सिखाना है, तो मान लीजिए प्रकाश संश्लेषण आपको पढ़ाना चाह रहे हैं, तो पहले कोई एक उदाहरण देंगे जो बच्चा अपने मतलब समाज में देखा हो, आसपास पर्यावरण में अपने देखा हो। तो जैसे हमने एक पेड़ का उदाहरण दे दिया, पेड़ का उदाहरण दे दिया, ये पेड़ बन गया। ठीक, पेड़, तो पेड़ देखा अपने आसपास क्षेत्र में, तो पेड़ के पत्तियों के बारे में, टहनियों के बारे में हम लोग बताएंगे। तो उसके सहायता से हम लोग प्रकाश संश्लेषण के बारे में बच्चे को बताएंगे। तो इस विधि को क्या कहते हैं? आगमन विधि को उदाहरण से नियम की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि पहले हम बच्चे को उदाहरण देंगे, फिर उसके सहायता से नियम की ओर लेके जाएंगे, फिर ज्ञात से अज्ञात की ओर। क्योंकि बच्चा जो है ज्ञात होता है, जैसे सामने पेड़ को देख रहा है, पौधे को, तो उसको देख रहा है, उसके सामने पेड़ है, क्योंकि उसको ज्ञात है कि पेड़ है ये, लेकिन उसको क्या है? प्रकाश संश्लेषण अज्ञात है, उसके बारे में नहीं जानता है। तो हम पहले क्या बताएंगे? पेड़ के बारे में। तो पेड़ की सहायता से ही हम बच्चे को प्रकाश संश्लेषण सिखाएंगे। तो क्या हुआ? अज्ञात से अज्ञात की विधि। और फिर विशिष्ट से सामान्य की ओर हो गया, विशिष्ट से सामान्य की ओर, या मूर्त से अमूर्त की ओर कह सकते हैं इसे। मूर्त से अमूर्त की ओर भी लिख सकते हैं, ये नहीं लिखा, मैं लिख देता हूँ, मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त से अमूर्त की ओर इसलिए कहा जाता है क्योंकि मूर्त सामने वो देख रहा है, छूकर स्पर्श कर कर देख ले रहा है, उससे फिर प्रकाश संश्लेषण के बारे में सीखता है। तो पेड़ तो छू के स्पर्श करके देखा, लेकिन प्रकाश संश्लेषण के बारे में जब बच्चा सीखता है तो वो अमूर्त हो जाता है, उसके सामने नहीं रहता है। ठीक है, इसके आगे हम लोग देखते हैं निगमन विधि। जो निगमन विधि है डायरेक्ट मेथड, यानी डिडक्टिव मेथड बोल सकते हैं इसको। नियम से उदाहरण की ओर, यानी आगमन विधि का सीधा उल्टा। जस्ट जैसे उसमें पेड़ का एग्जांपल दिए थे पहले, बाद में प्रकाश संश्लेषण बताया था, यानी इसमें उल्टा हो जाएगा, पहले प्रकाश संश्लेषण, फिर बाद में उदाहरण क्या लेंगे? पेड़ कि प्रकाश संश्लेषण में क्या होगा? आपका पेड़ हो जाएगा। फिर सामान्य से विशिष्ट की ओर, उसमें क्या था? विशिष्ट से सामान्य की ओर, और इसमें समान से विशिष्ट की ओर। पहले परिभाषा बताएंगे, फिर उसके उदाहरण व प्रश्न हल करवाएंगे निगमन विधि में। फिर आते हैं जीन पियाजे के बारे में पढ़ते हैं। जीन पियाजे साहब क्या बोलते हैं? बच्चा जो है अहम केंद्रित वाक्य होता है। बच्चा क्या? अहम केंद्रित वाक्य। जीन पियाजे ने भाषा को संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण नहीं माना है। जो बच्चे की भाषा जो संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि बच्चे के अंदर अहम केंद्रित। जीन पियाजे साहब ने बच्चों को लगभग 20 बच्चों को एक कमरे में बंद कर दिया, और फिर वो देखते हैं कि बच्चे अपने मन में ही, आपस में ही बात कर रहे हैं, किसी की भाषा को नहीं सुन रहे, किसी की बातों को नहीं सुन रहा बच्चा, कि वह दूसरा बच्चा सामने वाला क्या बोल रहा है, बस उसके मन में जो आ रहा है वो बोलता जा रहा है, एक के बाद एक बोलता जा रहा है। और इतने बड़े समूह में, इतने बड़े समाज में होने के बाद भी बच्चा किसी की नहीं सुन रहा है, केवल अपने विचारों को ही बोल रहा है, अपने व्यक्त कर रहा है, अपने आप में ही बोल रहा है। इसलिए उन्होंने क्या किया? बच्चे के अंदर जो होती है अहम केंद्रित वाक्य होती है। तो यहाँ पे अहम केंद्रित वाक्य क्या होता है? ये अहम केंद्रित वाक्य का मतलब है बच्चा खुद से ही बोल कर बात करता है। यह बच्चा 2 से 6 वर्ष की उम्र में आता है, 2 से 6 वर्ष की उम्र में होता है।